हाय एवरीवन, वेलकम टू पायरेट चैम्प्स। आज हम मिलवाएंगे आपको अभिलाषा मात्रे जी से। ये वुमेन्स कबड्डी की बेहतरीन प्लेयरों में से एक है। ये इंटरनेशनल स्टेज पे 6 टाइम्स गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं, जिसमें से 2012 का फर्स्ट वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप, 2014 और 2017 का एशियन गेम्स भी शामिल है। इन्हें कई सारे पुरस्कारों से भी नवाजा गया है, जिसमें 2014 का छत्रपति स्टेट अवार्ड्स और 2015 में भारत सरकार द्वारा दिए गए अर्जुना अवार्ड भी शामिल है। तो चलिए मिलते हैं और जानते हैं अभिलाषा जी की कहानी। हेलो मैम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ऑल गुड मैम, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। आप अपने बारे में कुछ बताइए। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? अपने बचपन के बारे में, परिवार के बारे में कुछ। मैं प्रॉपर मुंबई से हूँ। मैंने अपनी खेल की शुरुआत भी मुंबई से, मेरे स्कूल से की थी। मुंबई में एक छोटा शहर है चेंबूर करके, वहाँ मेरा स्कूल था। और मैं जिस स्पोर्ट्स क्लब से बिलोंग करती हूँ उसका नाम भी चेंबूर स्पोर्ट्स क्लब है, जहाँ से मैं आज भी खेलती हूँ। तो इतने साल से मैं वही प्रैक्टिस कर रही हूँ, और जो मैंने आज जो सीखा है, जो मैंने अचीव किया है, वो मैंने ग्राउंड से वहीं पे सीखा था। जब आप बचपन में कबड्डी की तरफ कैसे रुझान हुआ? शुरुआत कैसे हुई इसकी? मतलब आप कबड्डी ही क्यों चूज किया और आप कबड्डी की तरफ कैसे, मतलब जो आप स्कूल बता रही हैं जहाँ से आपने शुरू करी, तो उसमें आपने कबड्डी कैसे चूज करी? ऐसे बोल सकते कि कबड्डी ही खेलना था, ऐसे कुछ दिमाग में नहीं था। लेकिन मैंने बताया कि जैसे चेंबूर स्पोर्ट्स क्लब, इस क्लब की प्रैक्टिस मेरे ग्राउंड पे चलती थी। वो फोकस कबड्डी पे करते थे। जनरली दूसरे खो खो और दूसरे एथलेटिक्स गेम भी चलते थे ग्राउंड पे, और हम दूसरे गेम के लिए, स्कूल इवेंट के लिए ग्राउंड पे जाते थे। थोड़े गर्ल्स कम हो गए कबड्डी के लिए, अंडर 14 के लिए, तो हमें उसमें पार्टिसिपेट करवा दिया कि आप इस टीम से खेलो स्कूल इवेंट के लिए। और वहां से एक शुरुआत हो गई कबड्डी के लिए। ओके, सो वहां से फिर वो आप वो तो शुरुआत थी, तो वहां से आपका एक पहला प्रोफेशनल मैच, वो जर्नी कैसे रही? जब मैंने अंडर 17, एज ऑफ 17 में मैंने फर्स्ट इंडिया रिप्रेजेंट कर लिया था। 2006 में श्रीलंका में कोलंबो में हुआ था, और उसी साल मैंने पहले बार सीनियर नेशनल भी महाराष्ट्र से परफॉर्म किया था। एग्जैक्टली मुझे ये प्राउड फीलिंग था कि हम जिस कबड्डी प्लेयर्स को बहुत दूर से ही देखते कि हाँ ये अनुराधा डोंगावकर है, उस टीम में मुझे खेलने के लिए पहली बार मौका मिला था। उनके साथ खेलकर मुझे आगे इंटरनेशनल खेलने के लिए मिला। ऐसी कोई स्पेशल याद जिसे आप अपने करियर की हाईलाइट मानते हैं? मतलब आपने ऑब्वियसली काफी कुछ पाया है, काफी माइलस्टोन्स अचीव करे अपने करियर में, बट एक वो स्पेशल याद जो आपको मतलब आपको लगता है कि यार वो मोमेंट मैं कभी नहीं भूल सकती? ऐसी बहुत सारी यादें हैं, लेकिन मैंने अपना फर्स्ट फेडरेशन कप खेला था। सीनियर नेशनल्स होता है, वैसे उसमें जो क्वालिफाइड टीम्स होते हैं उनको फेडरेशन कप खेलने के लिए मौका मिलता है। और एग्जैक्टली महाराष्ट्र की टीम में मैं सिलेक्ट ही नहीं हुई थी। लेकिन एक लड़की आई नहीं थी, इसीलिए महाराष्ट्र की टीम ने मुझे बाद में बुला लिया था। तो मेरा फर्स्ट फेडरेशन कप था, वो पुणे में हो रहा था। और उस फेडरेशन कप में मैंने फाइनल्स में ऑलराउंडर का प्राइज मुझे मिल गया था। मतलब मैं पहले सिलेक्ट ही नहीं हुई थी, लेकिन मुझे टीम में चांस मिलने के बाद मैंने वो टूर्नामेंट भी बहुत अच्छा खेला और वो प्राइज भी अचीव किया। और उसके बाद मतलब मुझे एक नाम, मेरी पहचान तैयार होने लगी कि अभिलाषा मात्रे, इस नाम को पहचान मिली। मुझे आज भी याद है कि पूरा स्टेडियम भरा हुआ था। कबड्डी ग्राउंड छोड़ के हम अंदर, मतलब कबड्डी ग्राउंड छोड़ के बाकी सारा क्राउड फुल था। और वो पूरा क्राउड 4 नंबर चीयर कर रहा था उस टाइम पे। और बेसिकली मेरी शुरुआत थी, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि हम तो हार चुके हैं इंडियन रेलवेज के साथ, फिर भी लोग हमारे लिए क्यों चीयर कर रहे हैं। तो उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि परफॉर्मेंस इतना अच्छा हुआ था, इसलिए सारा क्राउड मेरे किट नंबर से चीयर कर रहा है। कितना मुश्किल था बीइंग अ फीमेल कबड्डी प्लेयर इस लेवल तक पहुंचना? एग्जैक्टली जब हमने कबड्डी की शुरुआत की थी, इंटरनेशनल हो चुका था, लेकिन फीमेल कबड्डी में इतना फेम अभी तक आया नहीं था, इतना ग्लैमर नहीं था जो कंपैरेटिवली मेंस में है।
उनके इंटरनेशनल इवेंट्स हो रहे थे। और जब मैंने 2006 में इंटरनेशनल खेला था तो बहुत सालों के बाद गर्ल्स में वो शुरुआत हुई थी। लेकिन जब मैंने वो 2006 का इंटरनेशनल खेलने के बाद मैंने रेलवेज ज्वाइन की, और रेलवेज ज्वाइन करने के 2-3 महीने के अंदर मुझे इंजरी हो चुकी थी। तो उस टाइम पे ऐसे था कि इंटरनेशनल और जॉब, इसके अलावा और क्या अचीव कर सकते हैं एक फीमेल कबड्डी प्लेयर, ऐसा था। तो आप अभी और क्यों मेहनत करेंगे, अभी इंडिया खेल लिया, जॉब मिल रहा, तो आप और क्यों मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि आगे सारा जो रास्ता था वो ब्लैंक है कि आगे आपको और क्या मिल सकता है। लेकिन मुझे बस पैशनेट था कि मुझे खेलना है, कि मुझे कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा ये मुझे नहीं पता था। तो वो इंजरीज के बाद भी कोई जो कमेंट कर रहे थे वो आज ऐसे सोचते हैं कि हाँ, कि आगे भी हमें बहुत कुछ रास्ते खुल सकते हैं। इसी से मिलता हुआ एक और सवाल है, तो वुमेन्स कबड्डी को बढ़ाने के लिए आपकी नजर में किन किन चीजों की जरूरत है? क्या होता है कि अगर कोई पेरेंट्स अगर गर्ल्स को अगर सपोर्ट करके कबड्डी में भेज रहे हैं तो वो कुछ ना कुछ करियर बेस चाहेंगे। अभी जब तक स्कूल में है या कॉलेज में है तो कॉलेज का सपोर्ट होता है, हम वहां पे इवेंट खेलने चले जाते हैं। लेकिन हॉस्टल में है तो खेलने चले जाते हैं। लेकिन जैसे मेंस में अभी लीग हो रही है, उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है। अगर वैसी ही अपॉर्चुनिटीज अगर गर्ल्स को मिलती है तो वो अपनी शुरुआत से ही करियर बेस्ड कबड्डी देखेंगे, तो वो अच्छा और इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन उनको अभी तक उनका फ्यूचर उनको पता नहीं कि हम कहाँ, अगर हम इसमें कड़ी मेहनत करते तो हमको कुछ ना कुछ मिलेगा ही। जस्ट लाइक अगर कोई क्रिकेटर रणजी खेलता है तो उसको 100% जॉब मिलेगा ही मिलेगा, ऐसे होता है। अभी कोई अगर मेंस में प्रो कबड्डी खेल ले तो उनको भी जॉब अपॉर्चुनिटीज खुल जाती है, ऐसे गर्ल्स में नहीं है। तो उस वजह से कोई अच्छा प्लेयर तो कहीं बीच में ही छोड़ के चला जाता है। हाँ, तो वो जॉब अपॉर्चुनिटीज या फिर लीग ऐसा कुछ हो गर्ल्स में तो और इम्प्रूवमेंट आ सकता है। आपको 2017 में कैप्टनसी मिली इंडियन टीम की, आपने अर्जुना अवार्ड भी मिला आपको। सो कितने स्पेशल मोमेंट्स हैं आपकी लाइफ में, और लाइक जब ये चीजें, ये माइलस्टोन्स आपको अचीव करा तो क्या फीलिंग्स थी आपकी लाइफ में? सबके लाइफ में ये स्पेशल मोमेंट बहुत बेहतरीन ही होते हैं। मतलब वो जब हम जीते हैं तो ऐसा लगता है कि इतनी जिंदगी भर की जर्नी हमने की, जो हमने स्ट्रगल किया, वो पेन था, वो उस टाइम पे जब हम वो अचीव करते हैं, या अर्जुन अवार्ड या मेरा स्टेट अवार्ड या कैप्टनसी, उस टाइम पे ऐसा लगता है कि वो सारी मेहनत सफल हो गई। जब मतलब एक दौर ऐसा था जब मुझे इंजुरीज हुई थी, मेरे दोनों नीज ऑपरेट हो चुके थे, तो डॉक्टर ने बोला था मे बी आप शायद आगे नहीं खेल सकते। 2007-8 की बात थी, और 2015 में मैं अर्जुन अवार्ड के सामने खड़ी थी। तो वो एक फ्लैशबैक था मेरी लाइफ में कि अरे आज मैं ये अवार्ड ले रही हूँ, और कभी मुझे ऐसे बोला गया था कि शायद आप आगे नहीं खेल सकते, या फिर अगर आगे खेलेंगे तो कुछ और चीजें आपके लाइफ में हो सकती है। लेकिन वो रिस्क लेने के बाद आज भगवान की कृपा से आज मैं वहां तक पहुंच सकी। आपने कबड्डी को चेंज होते हुए भी देखा है, तो आपको तब की कबड्डी जो पहले कबड्डी थी और आज से कैसे डिफरेंट लगती है? प्रो कबड्डी ने आज कबड्डी का लेवल बहुत हाई कर दिया है। मैं स्पेशली स्टार स्पोर्ट्स प्रो कबड्डी सबको थैंक्स कहूंगी कि आपने आज कबड्डी प्लेयर्स को एक अलग मुकाम पे लाके रखा है। जब हमने शुरुआत की तो हम मिट्टी पे खेला करते थे, इंटरनेशनल सिर्फ मैट पे हुआ करते थे। लेकिन मैट की वजह से फिर हमें मिट्टी में खेलने से कंपैरेटिवली मैट पे ज्यादा स्टैमिना या ज्यादा स्ट्रेंथ लगती है, तो हमें हमारे वर्कआउट, हमारा फिटनेस लेवल और अप लेके आना पड़ा। और थर्ड रेड की वजह से और मुश्किल हो गई, थर्ड रेड की वजह से और फास्ट हो गया गेम। तो वो सारे चेंजेस, अच्छे ही चेंजेस मैं बोलूंगी, लेकिन वो हमें एक्सेप्ट भी करने आने पड़ेंगे, क्योंकि अगर हम पुराने प्लेयर हैं तो अगर हमें नई कबड्डी खेलनी है और उसमें सक्सेस होना है तो वो फिटनेस लेवल भी हमें लानी पड़ेगी। आपने एक पूरी लाइफ जर्नी जीती है, मैट पे रह के मैट पे खेला, और अब फिर दूसरी तरफ से आप उसी मैच को देख के दूसरे की गेम को उसको एक्सप्लेन करना, व्यूअर्स तक पहुंचाना, क्योंकि कमेंटेटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी गेम में। तो आप वो गेम को उन तक पहुंचाते हैं, उनके मतलब कबड्डी की आवाज बनते हैं, के हिसाब से गेम की आवाज बनते हैं। तो वो एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बताइए। उस टाइम पे मुझे पहली बार पता चला कि हमारी कबड्डी इतनी फास्ट है। Okay. जो खेलते हुए मुझे इतना समझ नहीं आया, लेकिन जब बोलना था तो हमें विदिन सेकंड उनके एक्शंस रिपीट करने थे।
बहुत सारी चीजें, कैसे बोलना है, तरीका, उतार चढ़ाव, क्या क्या बोलना है, बहुत सारी गलतियां हो रही थी बात करने में, तो वो चीजें हमें सीखने के लिए मिली। लेकिन मुझे एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा कि जब मैंने कबड्डी देखी, इतनी एंजॉय नहीं की जितनी मैंने कमेंटेटर के बेस पे एंजॉय की, तब मुझे मजा आया था। हमें पता लगा है कि आपने टेड टॉक पे चैंपियंस नीडिंग बैकअप पे एक टॉक भी दी है, तो इस एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बताइए। पहली बार मुझे कॉल आया था, मैं बहुत खुश हुई थी कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मुझे बात करने के लिए मिल रहा है, अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। लेकिन वहाँ इतने बड़े स्टेज पे मैंने कभी बात नहीं की थी, मतलब बोलना थोड़ा डिफिकल्ट था। मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिया उस टाइम पे, लेकिन आज भी मुझे याद है कि जब मैंने उन्होंने कुछ चीजें सॉर्ट आउट करके दी थी कि आप ये पॉइंट्स ऐसे इस तरीके से बोलिए, मतलब आपको डिफिकल्टीज नहीं आएगी। लेकिन जब मैंने शुरुआत की तो एक एक आगे के मोमेंट कनेक्ट होते गए, मुझे वो पॉइंट्स देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी कि मेरी जिंदगी मेरी जो कबड्डी जर्नी रही है वो मुझे बोलनी है। और सबसे बड़ी चीज उस टेड टॉक में थी कि जितने पार्टिसिपेंट थे, तो वो उन्होंने मुझे बताया कि फीडबैक में कि आपके स्पीच में 3 बार तालियां बजी, कि हमें इसके लिए ज्यादा खुशी हुई कि कितने सारे लोग थे, बहुत सारे बड़े बड़े पर्सन्स वहां पे आए थे, लेकिन आपके एक्सपीरियंस हर एक के हार्ट को टच कर रहे थे कि इतनी सारी चीजें हुई लाइफ में, जो मैंने अभी पहले भी शेयर की कि 2007-8 में ऐसा टाइम था कि शायद कबड्डी बंद हो जाएगी, और उसके बाद 4 साल स्ट्रगल के बाद मुझे वापस कैंप मिला, और फिर से इंडिया मिला, फिर से मैंने इंटरनेशनल खेला, इंडिया के लिए रिप्रेजेंट किया, और वापस अर्जुन अवार्ड तक पहुंचा। हमें एक सेगमेंट है जिसको हम कहते हैं कबड्डी क्विक रेड। सो कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके मैं पूछूंगा, आप क्विकली उनका आंसर दे दीजिए। सो मैम, थोड़ा एंटरटेनमेंट की तरफ बात करते हैं, तो आपकी फेवरेट मूवी? ट्विलाइट। फेवरेट एक्टर? रॉबर्ट पैटिसन। ओके। फेवरेट एक्ट्रेस? करीना कपूर। ओके। बेस्ट रेडर ऑफ ऑल टाइम एंड बेस्ट रेडर ऑफ करंट जनरेशन? ऑल टाइम सबसे फेवरेट, सबके फेवरेट, हम हमारे ग्रुप में उनको सुपरमैन बोलते हैं, अनूप कुमार। Okay. और मैं अनूप कुमार जी को अभी से नहीं, मैं 2006-05 से उनको पहचानती हूँ। हमने इंटरनेशनल भी पहला एक ही साथ खेला था, मैं तब से उनको देखती आई हूँ। तो जिस तरीके से वो मूवमेंट चेंज कर देते हैं गेम की, और जिस तरीके से वो कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि उनके पास देख के बस वो जिगरा आ जाता है कि हाँ, अगर अरुण भैया टीम में है तो जीत मिली है। और अभी रिसेंटली सबका फेवरेट रहा है दबंग दिल्ली का नवीन जी। एंड बेस्ट डिफेंडर ऑफ ऑल टाइम एंड बेस्ट डिफेंडर ऑफ करंट जनरेशन? ऑल टाइम मंजित को भी मैं बहुत सालों से देखती आई हूँ। मंजित ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, ऑलराउंडर की तरफ से भी और डिफेंडर की तरफ से, एक टीम की ऐसे बोल सकते बॉल की तरह खेला है। इंडियन रेलवे से भी मैंने उसको बहुत साल देखा, और इंडिया के लिए तो मैं मंजीत को बेस्ट डिफेंडर बताऊंगी। और अभी मुझे सबसे अच्छे डिफेंडर लगते हैं वो है सुरेंद्र नाडा। आप पीके तो फॉलो करते ही हैं, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बेस्ट 7, सो अगर आपको एक बेस्ट 7 टीम चूज करने का मौका मिले, तो वो बेस्ट 7 कौन होंगे जिनको आप मैच पे उतारेंगे? बेस्ट 7 सबसे बढ़िया मुझे सुरेंद्र नाडा पसंद है, उनका कॉर्नर। हाँ जी। हाँ, और दूसरा कॉर्नर मैं बताना चाहूंगी नीतीश। ओके। हाँ, नीतीश भी बहुत अच्छा खेल रहा था अभी। एक यंग डिफेंडर टीम में, यंग डिफेंडर तो होनी चाहिए और उसके साथ एक एक्सपीरियंस डिफेंडर होना चाहिए, इसलिए मैं मंजीत को टीम में डालूंगी। और दूसरा डिफेंडर विशाल मालिक, दूसरा कवर। और एक सबसे अभी इसमें नवीन खेल रहा है, और दूसरा ऑफ कोर्स प्रदीप नरवाल। मुझे उसके बिना कभी टीम पूरी नहीं हो सकती, और एक अच्छा एक्सपीरियंस राइडर चाहिए, इसलिए मैं अजय का नाम लूंगी। तो मुझे ऐसा लगता है ये 7 बेस्ट हो सकती है हमारी, एक्सपीरियंस विद यंगस्टर। जाने से पहले आप यंग प्लेयर्स के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगी? मैंने हमेशा ये चीज फोकस की है जिंदगी में कि अगर
हम जिस टीम के लिए खेलते हैं, मतलब अगर वो जर्सी, अभी मैंने इंटरनेशनल खेला है, अपने इंडिया हो या मुंबई हो, महाराष्ट्र हो, रेलवेज हो, कोई भी जर्सी आप जो वेयर करते हैं उसके लिए आप 100% खेलिए कि मुझे कोई प्राइज मिलने वाला है या फिर मुझे कहीं सिलेक्शन मिलने वाला है। अगर उस चीज को एम रख के अगर आप खेलते हैं तो आप कहीं परफॉर्मेंस आपका रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप टीम के जीत के लिए खेलेंगे, तो ऑनेस्टली खेलेंगे, तो 100% आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा। तो हमेशा फोकस कीजिए कि अपनी टीम की जीत के लिए, जो अपने 7 प्लेयर बाहर के 5 और कोच सबको मिल के आनी चाहिए, मतलब कंट्रीब्यूट होके, कि नहीं सिर्फ मैं जीतूं। अगर वो चीज हम करके खेलेंगे और उसी तरीके से, मतलब उसी मोटिव से अगर आप मेहनत करेंगे, तो आपको हमेशा जीत मिलेगी। थैंक यू मैम, थैंक यू, आपने हमारे लिए टाइम निकाला, हमारे साथ हमें अपनी कहानी बताई। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। सो ये थी अभिलाषा जी की कहानी। अगले हफ्ते मिलेंगे एक और चैंपियन की कहानी के साथ। तब तक के लिए पायरेट्स के और भी खूबसूरत वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। स्टे सेफ, टेक केयर एंड कीप रीडिंग।